आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको DLED 4th सेमेस्टर में शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन विषय के अंतर्गत भौतिक संसाधनों का प्रबंधन चैप्टर में हम आपको शैक्षिक उपकरण के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने विद्यालय फर्नीचर के बारे में चर्चा किया था और आज हम शैक्षिक उपकरण के बारे में चर्चा करेंगे। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई बात आपको समझ में आएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। लेक्चर के साथ साथ आप अपने नोट्स को भी प्रिपेयर करेंगे, जिससे कि भविष्य में और आगामी परीक्षाओं में ये आपके लिए सहायक सिद्ध हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, शैक्षिक उपकरण, एजुकेशनल इंस्ट्रूमेंट। आप सबको पता है कि जो शैक्षणिक उपकरण होते हैं वो किसी भी टीचर को टीच करने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। शिक्षण द्वारा अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शैक्षिक सामग्रियों का प्रयोग करना होता है। जो शिक्षक जितना उचित शैक्षिक सामग्रियों को प्रयोग करता है वह उतना ही प्रभावशाली शिक्षक माना जाता है। बालक के अधिगम में फर्नीचर जो उपकरण है उसकी भूमिका के अतिरिक्त उसके अधिगम में शैक्षिक सामग्रियों का विशेष रूप से महत्व होता है। शिक्षण कार्य में श्यामपट्ट का विशेष महत्व होता है। कक्षा में शिक्षण करते समय अध्यापक को इसकी अत्यधिक आवश्यकता होती है। श्यामपट्ट की सहायता से कोई भी अध्यापक अपने पाठ का जो कार्य है उस कार्य को सुगमता पूर्वक करता है और यह शिक्षण को आगे बढ़ाने में अत्यधिक सहायक होता है, जिसको हम ब्लैक बोर्ड बोलते हैं। श्यामपट्ट शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में श्यामपट्ट जो है वो दृश्य सामग्री के रूप में, यानी जो दिखता है
उसके लिए यह एक महत्वपूर्ण उपकरण है। शिक्षण की विभिन्न परिस्थितियों में इसके प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। श्यामपट्ट के प्रयोग से शिक्षक अपने शिक्षण को व्यवस्थित, रुचिकर और बोधगम्य बनाता है। प्रत्येक कक्षा कक्ष में श्यामपट्ट का होना अत्यंत आवश्यक है। सामान्यतः यह देखा गया है कि श्यामपट्ट जो होता है वो काले रंग का होता है, परंतु यह कभी कभी हरे रंग का भी होता है। जैसा कि इसके नाम से ही यह विदित होता है कि श्यामपट्ट जो है वो एक काष्ठ निर्मित पट्ट होता है, परंतु आजकल तो शीशा, प्लास्टिक और एम्बस्टस के जो सीट होते हैं उससे भी श्यामपट्ट के निर्माण हो रहा है। नई शिक्षा नीति 1986 में श्यामपट्ट को जो है वो शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य उपकरण माना गया है और इसीलिए प्राथमिक विद्यालय में ऑपरेशन का जो नाम है वो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड रखा गया है। श्यामपट्ट जो है वो कई प्रकार का हो सकता है। जो ब्लैक बोर्ड है वो कई प्रकार का हो सकता है। दीवार श्यामपट्ट जिसको हम वॉल ब्लैक बोर्ड बोलते हैं, स्लाइडिंग श्यामपट्ट, स्लाइडिंग वॉल ब्लैक बोर्ड, स्टैंड वाला श्यामपट्ट, स्टैंड ब्लैक बोर्ड, घूमने वाला श्यामपट्ट, सामान रखने वाला श्यामपट्ट, ब्लैक बोर्ड विथ ऑब्जेक्ट, ट्यूबलाइट वाला श्यामपट्ट, लपेट श्यामपट्ट, रोल अप ब्लैक बोर्ड। अक्सर करके देखा गया है जो प्रशिक्षार्थी होते हैं वो जब स्कूलों में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, टीचिंग के लिए जाते हैं, तो वो लपेट श्यामपट्ट लेकर के जाते हैं। क्योंकि ये क्या होता है, ये श्यामपट्ट प्रयोग करने के बाद इसको लपेट करके आसानी से मोड़ा जा सकता है। इसके बाद आता है बहुउद्देश्य स्टैंड वाला श्यामपट्ट। आइए देखते हैं श्यामपट्ट का प्रयोग। तो श्यामपट्ट का जो प्रयोग है उसको कुछ सिद्धांत ध्यान में रख करके उसका प्रयोग जो है वो करना चाहिए। सबसे पहले बात करें तो श्यामपट्ट कक्षा में ऐसे स्थान पर रखा जाना चाहिए जहां से सभी विद्यार्थियों को स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े और श्यामपट्ट पर प्रकाश की जो किरणें हैं वो प्रकाश की किरणें सीधी नहीं पड़नी चाहिए। जिससे क्या होगा कि यह
किसी भी एंगल से चमकेगा नहीं, क्योंकि अगर प्रकाश की किरणें श्यामपट्ट पर पड़ेंगी तो जो पीछे बैठे छात्र हैं या किनारे बैठे जो छात्र हैं उनको श्यामपट्ट पर लिखे हुए जो शब्द हैं वो शब्द जो हैं वो सही तरीके से दिखाई नहीं देंगे। दूसरी बात अगर हम करें तो श्यामपट्ट पर लिखने के लिए गाढ़ी रंग की जो चाक है उसका प्रयोग करना चाहिए। प्रायः श्यामपट्ट जो है वो उसका जो रंग होता है वो काला होता है, तो लिखने के लिए सफेद चाक का प्रयोग करना चाहिए। अब ब्लैक बोर्ड यदि रंगीला है तो उस रंग में जो रंग उभर सके, दिखाई दे सके, उस रंग से श्यामपट्ट पर जो है वो लिखना चाहिए। और रंगीन चाक का जो प्रयोग है वो केवल फिगर बनाने के लिए, चित्र बनाने के लिए करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार श्यामपट्ट की ऊंचाई कम या ज़्यादा की जा सके, इस प्रकार का प्रावधान जो है वो होना चाहिए। शब्दों की लंबाई औसतन 5 से 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, शब्द जो लिखे जाते हैं ब्लैक बोर्ड पर उसकी जो लंबाई है वो 5 से 7 सेमी होना चाहिए, कम से कम 5 से 7 सेमी रहेगा तो वो पीछे तक के जो छात्र हैं उनको आसानी से दिखाई देगा। अब इससे कम होता है तो आगे के बच्चों को तो दिखाई देगा, लेकिन पीछे के जो बच्चे बैठे रहेंगे क्लास में उनको स्पष्ट रूप से ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई जो बात है या शब्द है वह सही तरीके से नहीं दिखेगा। और एक बात और ध्यान रखनी है कि श्यामपट्ट पर लिखते समय ऊपर से नीचे की ओर और बाएं से दाएं की ओर व्यवस्थित ढंग से लिखा जाना चाहिए। इसके बाद आता है श्यामपट्ट का रख रखाव। तो इसका रख रखाव में सबसे पहले अगर हम कहें तो श्यामपट्ट सदैव जो है वो स्वच्छ एवं पूर्णतया काला रहना चाहिए। श्यामपट्ट का प्रयोग करने के तुरंत बाद इसको साफ कर देना चाहिए। श्यामपट्ट पर लिखे शब्दों को मिटाने के लिए अच्छे प्रकार के जो डस्टर होते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। और डस्टर के पीछे पकड़ने के लिए लकड़ी का स्टैंड बना होना चाहिए। श्यामपट्ट को प्रतिदिन गीले कपड़े से साफ करना चाहिए। अगर सीमेंट पर बना है तो इसे आसानी से साफ किया जा सकता है। और यह श्यामपट्ट अत्यधिक खराब हो गया है तो पुनः जो है इसको पेंट करवा देना चाहिए। तो दूसरा जो शैक्षिक उपकरण है वो है चार्ट। चार्ट का जो प्रयोग है वो शिक्षक को शिक्षण का जो उद्देश्य है उस शिक्षण उद्देश्य को प्राप्त करने में ये सहायक होता है। ध्यान देने की बात यह है कि चार्टों का जो प्रयोग है वह भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, गणित, विज्ञान, इन सभी विषयों में सफलतापूर्वक किया जा सकता है। इसलिए शिक्षक को
पाठ की आवश्यकताओं की दृष्टि में रखते हुए अधिक से अधिक जो चार्ट हैं वो स्वयं ही तैयार करना चाहिए और उसके उचित ढंग से प्रयोग करना चाहिए। आपको स्मरण यह होना चाहिए कि चार्ट द्वारा प्रदर्शित की हुई विषय जो वस्तु है वो इतनी सुंदर, इतनी सुडौल और मोटी होनी चाहिए कि कक्षा के प्रत्येक जो बालक हैं उनका ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो जाए और जो शिक्षक है वो अपने प्रयोजन को सरलता से स्पष्ट कर सके। इसी के संदर्भ में एडगर बेल ने लिखा है कि चार्ट एक दृश्य प्रतीक है जो सार संक्षेप द्वारा या तुलना द्वारा या अंतर बताकर अथवा अन्य सहायक सेवाओं द्वारा विषय वस्तु की व्याख्या करता है। चार्ट की जो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ चार्ट, वो चित्र चार्ट जिसको हम पिक्चर चार्ट कहते हैं, समय चार्ट जिसको हम टाइम चार्ट कहते हैं, तालिका चार्ट जिसको हम टेबल चार्ट कहते हैं और गठन चार्ट, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट और एक होता है ग्राफिक चार्ट। चार्ट के उद्देश्य, क्लास में रूम में जो शिक्षक चार्ट प्रयोग करते हैं उस चार्ट का क्या उद्देश्य है। तो सबसे पहले कहें तो चार्ट जो होता है वो छात्रों को अभिप्रेरित करता है, यानी छात्र को अप्रेरित करना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निरंतरता बनाए रखना, तथ्य, आंकड़े, अंक, इन सभी में संबंध प्रस्तुत करना, अमूर्त विचारों को दृश्य रूप में प्रस्तुत करना, संरचनाओं के विकास को प्रस्तुत करना और समस्याओं को प्रस्तुत करके चिंतन को अभिप्रेरित करना। ये प्रमुख चार्ट के उद्देश्य। इसके बाद आता है मॉडल। क्लासरूम में मॉडल का भी प्रयोग किया जाता है। तो मॉडल जो होता है ये वास्तविक पदार्थ या मूल वस्तुओं का छोटा रूप होता है। इसका जो प्रयोग है मॉडल का वो उस समय किया जाता है जब वास्तविक पदार्थ या तो उपलब्ध ना हो और या इतने बड़े हों कि उन्हें कक्षा में दिखाना ही संभव न हो। उदाहरण के लिए हम कहें जैसे हाथी है। अब हाथी को क्लासरूम में तो दिखाया नहीं जा सकता, तो हाथी का क्या दिखाना होगा? मॉडल ही दिखाना होगा। घोड़ा है, रेल का इंजन है, जहाज है, ये सब इतने बड़े होते हैं कि उन्हें कक्षा में उपस्थित ही नहीं किया जा सकता है। आपको स्मरण रहे कि नमूने बड़े हों, छोटे वास्तविक पदार्थों से मिलते जुलते होने चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि नमूने वास्तविक पदार्थों से भी अच्छे होते हैं। इसका कारण यह है कि इन्हें ठीक प्रकार से देखा जा सकता है। और ध्यान देने की बात है कि यदि नमूनों में वास्तविक पदार्थों के विविध रूप स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे तो वे बालकों की कल्पना शक्ति जो होती है उसको विकसित करते हुए शिक्षक को उद्देश्य प्राप्त करने में ये सहायता कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। और इसी दृष्टि से नमूनों का सबसे बड़ा लाभ यह है
कि इसकी सहायता से बालकों को ऐतिहासिक, भौगोलिक और वैज्ञानिक सभी प्रकार के जो तथ्य हैं उन तथ्यों का ज्ञान सरलतापूर्वक जो है वो दिया जा सकता है। इसके बाद में आता है मानचित्र, मैप। मानचित्र का जो प्रयोग है ये प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं, भौगोलिक तथ्य और स्थान उनके अध्ययन करने के लिए परम आवश्यक है। ऐसा कहें तो मानचित्र जो है वैसे तो बना बनाया बाजार में मिलता है, लेकिन अच्छा यह होगा कि शिक्षक जो है मानचित्र को स्वयं ही बनाए और उसमें केवल उन्हीं बातों को सुंदर ढंग से अंकित करे जिसकी नितांत आवश्यकता हो। और यह भी स्मरण रहे कि शिक्षक को मानचित्रों के ऊपर उनका नाम, शीर्षक, दिशा, संकेत, इन सबको अवश्य रूप से लिखना चाहिए। इसके बाद में आता है रेखा चित्र तथा आकृतियां, स्केच एंड डायग्राम। कभी कभी ऐसा भी होता है कि शिक्षक को वास्तविक पदार्थ, नमूने, चित्र एवं मानचित्र उपलब्ध नहीं हो पाते, तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को भाव प्रकाशन के लिए श्यामपट्ट पर रंगीन चाक से रेखा चित्र या खाका जो है वो खींचना चाहिए। रेखा चित्र और खाका का जो प्रयोग है वो भाषा, भूगोल, इतिहास, गणित, विज्ञान, इन सभी विषयों में किया जा सकता है। और यह ध्यान रहे कि शिक्षक में शीघ्रता, तत्परता के साथ रेखाचित्र और खाका को बनाने की योग्यता जो है वो होनी चाहिए। अब पता लगा 1 घंटे आप रेखा चित्र ही बना रहे हैं, क्लास में कुछ बोल ही नहीं, रेखा चित्र ही बना रहे हैं, तो बच्चे 1-2 मिनट के बाद जो है वो उनका इधर उधर बातचीत करना जो है वो शुरू हो जाएगा और क्लास जो है अनियंत्रित हो जाएगी। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए जो है एक्सपर्ट होना चाहिए रेखा खींचने में। इसके बाद में आता है ग्राफ। ग्राफ का प्रयोग जो है वो बालकों को भूगोल, इतिहास, गणित और विज्ञान, इन विषयों का ज्ञान जो है वो सरलतापूर्वक ग्राफ के माध्यम से दिया जा सकता है। जैसे भूगोल, तो भूगोल के पाठ में जलवायु, उपज, जनसंख्या, इन सब का ज्ञान दिया जा सकता है। इतिहास का शिक्षण है तो इसके प्रयोग में स्वतंत्रता संग्राम की प्रगति, धार्मिक और राजनीतिक विकास की प्रगति, इसका ज्ञान दिया जा सकता है। गणित और विज्ञान में उसमें भी ग्राफ का प्रयोग करके अनेक प्रश्नों को जो है वो हल किया जा सकता है। तो शिक्षक को चाहिए कि जो भी विषय वो पढ़ा रहे हैं, जो भी विषय का शिक्षण कर रहे हैं, उनको आवश्यकता अनुसार ग्राफ स्वयं बनाने चाहिए और बालकों से भी ग्राफ बनाने के लिए कहना चाहिए। इसके बाद में आता है विज्ञान शिक्षण सामग्री, साइंस टीचिंग मटेरियल। आज का जो युग है वो वैज्ञानिक युग, और इस वैज्ञानिक युग में प्रत्येक विद्यालय में विज्ञान शिक्षण से संबंधित सामग्री जो है वो होनी चाहिए। विज्ञान सामग्री उपलब्ध कराने के लिए
विभाग द्वारा जो है वो विज्ञान किट्स जो हैं वो प्रदान किए जाते हैं। यदि विज्ञान शिक्षण के लिए प्रयोगशाला उपलब्ध कराई जा सके तो और भी अच्छा है। और जो प्रयोगशाला है वो प्रयोगशाला का जो आकार है वो छात्रों की संख्या के अनुसार हो तो और अच्छा। तो आज हमने आपको शैक्षिक उपकरण के अंदर सैंपल, चार्ट, मॉडल, मानचित्र, रेखाचित्र, ग्राफ और विज्ञान शिक्षण सामग्री के बारे में बताया, उसके प्रयोग के बारे में बताया, उसकी आवश्यकता के बारे में बताया। आशा करते हैं कि आपको बात समझ में आएंगी और व्यवहारिक रूप से आप भी जो आपको और कुछ समझ में आता है वो आप अपने नोट्स में उसको लिख सकते हैं। हम आपसे पुनः अगले वीडियो में मिलेंगे इसी चैप्टर में विद्यालय स्वच्छता को लेकर के, स्कूल सैनिटाइजेशन की विद्यालय स्वच्छता अगला हमारा जो लेक्चर होगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति लेते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।